अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, उनके हवाले से आज हमने बात करनी है और ख़ास तौर पे एक जो लिंक 17 का सिस्टम है, वो क्या है? किस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से और ये पूरा जो टैक्टिकल डेटा का एक नेटवर्क सिस्टम है, जो नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर होने जा रहा है या हुआ है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान की फाइटर जेट्स के हवाले से, एवैक्स के हवाले से और फिर ग्राउंड रेडार्स और सारे मिसाइल सिस्टम जो हैं जितने भी हैं, उनके साथ इसको कैसे वो किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम लोगों को शायद इतना अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसको समझना और इसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खबरें जो आ रही हैं कि जो उनकी रिहाई हो जाएगी, कैसे होगी, कब होगी? कुछ लोग अंदाज़े लगा रहे हैं। हफीज़ुल न्याज़ी साहब का भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को वो रिहा हो रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वाक़ईतन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इमरान खान के जो मैसेजेस आए हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उनकी पोजीशन जो है वो यूँ लगता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है और वो जो उन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसी वाला मामला शुरू हुआ, आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट तो पढ़ी होगी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये सारे मामला जो हैं क्रिप्टो करेंसी के हो रहे हैं और आज भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं बिटकॉइन के हवाले से और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो बिलाल बिन साकिब जो इनका क्रिप्टो क्रिप्टो ज़ार हैं क्रिप्टो के काउंसिल के जो हेड हैं, वो अनाउंस कर रहे थे लास वेगास में। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। उन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ साहब, हमें अमेरिका से जॉइन कर रहे हैं। हियर कम्स असद भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खजाना साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। ये मुझे बताएँ कि ये जो लिंक 17 है, ये जो टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम है, ये पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने इसको होम ग्रोन सिस्टम है, जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के हवाले से कहा जाता है और जो कि सिक्योर और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है। पहले तो ये बताएँ कि ये सिस्टम है क्या? और ये किस तरह इंटीग्रेट कर रहा है पूरे के पूरे हमारे जो वॉरफेयर के हवाले से और टैक्टिकल डेटा और मैसेजिंग और पिक्चर्स और वॉइसेस और सारी जो चीज़ें हैं, ये कैसे इंटीग्रेट होंगी जी? जी, देखिए पाकिस्तान के पास जो 80% हार्डवेयर है ना, वो सारा चाइनीज़ है और उसमें एवैक्स से लेके आपके जहाज़ तक, मिसाइल्स तक, एयर डिफेंस सिस्टम हैं आपके, रेडार्स हैं, वो सारे चाइनीज़ हैं आपके पास। हुँ, तो ये चाइनीज़ की हेल्प से आपने इनको इंटीग्रेट किया है और वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। चाइना ने इसको परफेक्ट किया। ये असल में ये अब जो दौर है ना, ये है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का। हुँ, जंग की हर दौर में कुछ इजादात ऐसी होती हैं जंग के अंदर कि वो जंग का बिल्कुल ही नक्शा बदल देती हैं। पहले तीर, तलवार, घोड़ों पे हो रही होती थी। फिर हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मंजनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि 500 मीटर तक फेंकता था पत्थर। तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया सलेबियों का। हुँ, जीत हुँ, गया है वो उसके अंदर मंजनीक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और इतने बड़े-बड़े टन-टन के वो पत्थर हर्ल किया करती थी कि वो दीवारें उनकी रोक ही नहीं सकती थी उसको। तो हाँ, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी इसी तरह केव कर जाती है। ठीक है ना? तो उसमें हुआ ये है कि अब जो दौर है वो नेटवर्किंग का दौर है और इसमें हर चीज इंटीग्रेटेड है। एआई का दौर है, तो हर चीज एआई है। इसमें आपके सेंसर्स बेस्ड पूरी जंग जो है आपकी सेंसर बेस्ड है, सिग्नलिंग बेस्ड है, मैसेजिंग बेस्ड है इसके अंदर आपके। और यही टेक्नोलॉजीज है। ये नेटो ने सबसे पहले लिंक 16 के नाम से डिजिटल 60 हाँ, बैकबोन बनाई थी। जी हाँ, जी। और इसको उन्होंने जो है सारे अपने जितने भी प्लेन्स थे और सैटेलाइट्स थे और एवैक्स थे और एयर डिफेंस बैटरी, उन सबको लिंक किया था। लेकिन नेटो के साथ एक प्रॉब्लम था। नेटो में के प्रॉब्लम किया तो था उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि वो उनकी जो इक्विपमेंट था नेटो का, वो कई मुल्कों से था। लाइक अमेरिका से भी था, उन्होंने अमेरिका में F-15, F-16, F-35, लेकिन फिर साथ में अब उधर फ्रेंच राफेल भी हैं वहाँ पे, यूरो फाइटर्स भी हैं, कुछ रेडार्स हैं इटालियन, वो भी हैं। हुँ, तो हुँ, उनको इतने इंटीग्रेट करना जरा मुश्किल काम है। इसको जो परफेक्ट किया ना, वो वो किया चाइना चाइनीज ने। हुँ, चाइनीज ने इसको इस बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट पे ले आके परफेक्ट कर दिया। उनकी हर चीज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है ऊपर से। अब देखिए ना, सैटेलाइट ऊपर है, वो देख रहा है एक एक चीज पे और नीचे आपके एवैक्स को बता रहा है कि इसे हुँ, टारगेट, इसे लॉक करो, इसे लॉक करो। आपके पास जो एवैक्स हैं वो एक एक वक्त में कई कई दर्जन, बल्कि इनफैक्ट 40-50 टारगेट्स लॉक कर सकते हैं। फिर उनको
लॉक टारगेट को आप ट्रांसफर कर देते हैं किसके ऊपर, आपके फाइटर जेट के ऊपर। कि हम्म, आपका पायलट है, वो जा रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ऑल ऑफ अ सडन, उसको तो नहीं पता, उसको तो दिख नहीं रहा है, हाँ, सडनली आपके एवैक्स ने कहा कि ये है, इसको लॉक हो गया, अब उसके पास लॉक है, ऑल द पायलट हैज टू डू इज पुश अ बटन, वो जाएगा मिसाइल और जाके हिट कर देगा। तो ये जंग अब बिल्कुल चेंज हो गई। ये सारी की सारी नेटवर्किंग वॉरफेयर है। पाकिस्तान को जो ने चाइना के साथ जो मिलके बनाया है, उसे लिंक 17 कहते हैं उसके अंदर, और उसमें हमने अपने सारे एसेट्स जो हैं उसमें इंटीग्रेट कर दिया। जी बिल्कुल, वॉइस सारी जो सिग्नल जाते हैं, जो पायलट बात कर, सब इनक्रिप्टेड है। डेटा एक्सचेंज जो है वो बहुत ही सिक्योर, सारी की सारी चीजें हो रही होती हैं उसके अंदर। सारा ये जो कमांड एंड कंट्रोल है सिस्टम, ये सारा उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जैसे आपके FJ 17 थंडर्स हैं, आपके J10 सीज हैं, आपके एआरआई एवैक्स हैं, और आपके जो चाइनीज एवैक्सेस हैं सारे आपके वो हैं। फिर आपकी जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं, जो आपके रेडार्स हैं, ये सारे उसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। आपके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ग्राउंड बेस, वो सारे के सारे इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। नाउ यू आर टॉकिंग और इसमें अबाउट वो जो कहते हैं, असद भाई आप तो टेक्निकल आदमी हैं, जरा मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। इसमें ये भी कहते हैं कि वो जो 4C एंड ISR है, नेटवर्किंग और सिचुएशनल अवेयरनेस, वो इससे आ जाएगी। और उसमें 4Cs क्या है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर्स यानी AI वगैरह, और साथ जो ISR है वो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस जो है, ये सारे लेकिन के सारे इंटीग्रेट हो जाएगा। बिल्कुल आप देखें ना, इससे पहले जो जंगे हो रही थी पाकिस्तान को, जब तो पाकिस्तान तो टोटली ब्लाइंड था ना, आपको पता थोड़ी था कि जहाज कब वहां से उड़ा, कहाँ ट्रुप मूव हुई, इंडिया के अंदर क्या हुआ। अब तो इंडिया के जो चाइना के जो सैटेलाइट हैं, जैसे चाइना के जो लेटेस्ट सैटेलाइट हैं, उनका जो बाइडू सिस्टम्स हैं, जिनके अंदर कोई मेरे ख्याल से 50-60 सैटेलाइट्स हैं, उनके बच्चे ज्यादा होंगे, 300-400 सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर। उसमें यारो के नाम से भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। इंडिया के अंदर अगर कोई चूहा भी मूव करता है तो वो उसको पता होता है कि कहाँ मूव हुआ है, किस जगह हुआ है। और अगर वो आप उसको इंटीग्रेट किया हुआ है चाइनीज ने पाकिस्तानी सिस्टम के जरिए, तो उसका मतलब है कि इंडिया में अगर कोई जहाज अगर वो टैक्सी भी कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फलाने एयरपोर्ट के ऊपर फलाना जहाज जो है वो टैक्सी कर रहा है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस का तो ये मतलब हुआ ना फिर, कि आपको पहले से जो इस तरह हुआ है 7 मई को, यही हुआ है कि पाकिस्तानी पायलट्स जब इंडिया ने टेक ऑफ किया, तो उस वक्त ही आपके एवैक्स ने बता दिया था, आई एम श्योर चाइनीज सैटेलाइट ने एवैक्स को बताया होगा, और उन्हें तो जब उन्होंने टेक ऑफ किया तो हमारे एवैक्स ने उनको टारगेट को लॉक कर लिया था। और लॉक करके फिर जब हमारे J10 सीज और ये हमारे J17 थंडर पहुंचे हैं, तो वो लॉक ट्रांसफर कर गए। 20 मिनट तक हमारे जो जेट्स हैं, उन्होंने लॉक रखा है इंडिया के जेट्स को। अगर उस पूरे दौरान औरंगजेब साहब की अगर आप वो सुने ब्रीफिंग, तो वो कह रहे हैं इस दौरान हम जब चाहते बटन दबा के उड़ा सकते थे, लेकिन पीछे से जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो ये थे कि तुम्हें बटन नहीं दबाना है। लेकिन मैं मकसद कहने का ये है कि 20 मिनट्स आर पायलट्स लॉक्ड इन। तो ये बेसिकली जो आप सिस्टम कह रहे हैं, इस सिस्टम से जो हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी, हमें दुश्मन को समझने का भी मौका मिल जाएगा। बल्कि वो मुझे सन जू जो है, आपको पता है जो चाइनीज फिलोसफर है, उसकी एक कोटेशन याद आ रही है। उसने कहा था कि इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. But if you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. So knowing the enemy and yourself both is very very important. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स जो हैं उनके मुतालिक हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि they know their own strength and they have the ability to use their strength also. ये जो पूरा लिंक 17 से जो आपका पूरा रियल टाइम में जो सेंसर फ्यूजन है, आप देखिए ना, हजारों सेंसर हैं इस वक्त ग्राउंड पे जो आपके रेडार है वहां है, आपके एयर डिफेंस बैटरीज में सेंसर हैं, आपके एवैक्स में सेंसर्स हैं, आपके JF-17 में और J10 में सेंसर्स हैं, और ये आपके वहां से भी सिग्नल आ रहा है। तो आपको एक एक चीज का पता है, बैटल का ग्राउंड आपके सामने है,
और ये समझ सारा रहे जो ना आप? डेटा है असद भाई, ये सारा जो डेटा है जिसको वो क्या जो सिस्टम है टीडीएल जिसको कहते हैं टैक्टिकल डेटा लिंक, ये जो सिस्टम है इसको इंटीग्रेट सारे सारे सिस्टम में हमने कर लिया हुआ है, और क्या ये उसी तरह बैकबोन बन चुका है हमारे पूरे नेटवर्क इनेबल्ड कैपेबिलिटी की पूरे डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि आजकल तो हर चीज जो है वो डेटा है ना, डेटा इज द बिल्कुल किंग। बिल्कुल। और डेटा है और एआई है, एआई रियल टाइम में उसको एनालाइज कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखो ये फेक है, ये सही है, यहाँ पे टारगेट करो, वहां पे मत करो। जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, और वो तो हम कंप्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटीग्रेट हो गया है। अभी हम उस पर ही बात करते हैं कि हमें और नई चीजें जो चाइना से क्या मिलने वाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही इंप्रेसिव लिस्ट है। लेकिन हमारा अभी ग्राउंड की जो फोर्सेस हैं, आर्मी वो या नेवी अभी इंटीग्रेट नहीं हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से गिवन टाइम हो जाएगी। लेकिन एक मसला एक ये भी है ना कि अब आर्मी वाला काम जो है वो अब बहुत कम काफी हो हद गया। तक रेलेवेंट हो गया है। टैंकों की जंग, तोपों की जंग, अब आर्मर्ड तो ट्रूप, ड्रोन ड्रोन होंगे और ये एयर वॉरफेयर अब होगा हम और ये अब सब। अब यहाँ मिसाइल्स की जंग होगी, अगर आप ग्राउंड की भी हुई। आप इमेजिन करें ना कि इंडिया अपने कोई 5,000 टैंक वहां से मूव करेगा इसलिए कि पाकिस्तान जो है यहाँ से उड़ा मिसाइल दे मार उनको। मार के तबाह कर दे उनको, या हाँ। पाकिस्तान, वो कभी होगा नहीं मेरे ख्याल से। अब वो जमाना गुजर गया है, अभी डिफरेंट टाइप की जंग आ गई है इसके अंदर। हम्म, बैटल ग्राउंड वाली जंग नहीं रही। चले। अभी देखें, अभी आप ये देखें, अभी ये तो आज है, अभी होने क्या जा रहा है। हाँ पाकिस्तान हाँ। को चाइना ने काफी हद तक ये बात कंफर्म हो गई है कि J-35A जो हाँ फिफ्थ हाँ। फिफ्थ जनरेशन जो है, जिसमें साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। आप, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपके कभी कभी पीसी में या उसके अंदर वायरस आ जाता है ना, कभी आपका हम्म, बेड़ा गर्क हो जाता है लैपटॉप का और आपका, हाँ। तो ये क्या कर सकता है ये जो फिफ्थ जनरेशन है, इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उनको उनका जो वो उनके सिग्नल जो है ना, उनका जैम को ब्रेक करके हम्म, और यहाँ से वो वायरसेस इंट्रोड्यूस कर सकता है उनके अंदर। तो आप अंदाजा हाँ। करें कि आपका जो पायलट है वो सिर्फ हथियार, वो सिर्फ अपना PL-15 या दूसरे फिजिकल हथियार नहीं चला रहा, वो यहाँ से साइबर वेपन्स भी चला रहा है वो भी और चला उनका रहा है। बेड़ा गर्क कर रहा है। वो आने वाला है आपके पास, हम्म, और हम्म, लोगों को ट्रेनिंग। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा होगा कि HQ-90 हमारे पास 90, नहीं अब हाँ वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लोगों ने, असल में पाकिस्तान एलोंगेटेड है, बहुत हाँ। लंबा है और डेप्थ बहुत ही कम है, चौड़ा तो बहुत टाइम नहीं कम है। लगता। तो अब हम्म, चाइना पाकिस्तान को दे रहा है HQ-19 वो हम्म, एक तरह की दीवार है, वो एयर डिफेंस वॉल है। वो आप उससे आप मिसाइल निकलना या ड्रोन निकलना या लॉटरिंग बहुत मुश्किल है। तकरीबन नामुमकिन है वो। हम्म, तो इसलिए, और इसके अलावा आप देखें K-400 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमें इंशाल्लाह वो मिलने वाला है। अब ये क्या करता है, ये फायर्स हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन। माइक्रोवेव हम्म, वेपन से क्या होता है, माइक्रोवेव इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब माइक्रोवेव वेपन फायर होते हैं, तो वो जितने भी ड्रोन होते हैं ना उस वक्त एयर में और सब गिर पड़ते हैं, सब तबाह हो जाते हैं। ये हाँ। माइक्रोवेव जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सिस्टम आपके पास आने वाले हैं। अम, मैंने आपको बताया था चाइनीज यागू, जो उनका जो वो है सैटेलाइट है, इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, उससे डेटा पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह वो शेयर करें। CM-400 एंटी शिप मिसाइल, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है ये है तो एंटी शिप मिसाइल, हम्म, लेकिन ये आर्क करता है ग्राउंड मिसाइल की तरह, उसकी तरह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। तो पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल को कहाँ इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल किया S-400 बैटरी को उड़ाने के लिए। उन्होंने हम्म, इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया उसको, उसके लिए ब्रह्मोस की जो स्टोरेज, ये इसी हाँ से हाँ। मारे थे हमने, CM-400 से मारे थे। तो इसलिए ठीक हमारे है। पास ये अब चीजें आती, इंशाल्लाह ये सब चीजें हमारे साथ वो शामिल हो चलें, जाएंगी। इसके ऊपर हम तो मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे, लेकिन दूसरा या ज़रा टॉपिक उसको ज़रा देख लें, वो भी मुझे थोड़ा-सा समझाएँ, क्योंकि वो भी एक टेक्निकल सी चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो हम आजकल कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी थी, वो तो आपने देख ही ली होगी। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो जो साहब हैं, बिलाल बिन साकिब साहब, वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्वड हैं। कहा जा रहा है कि जी $2 लाख जो हैं उस हवाले से उनको पर मंथ क्रिप्टो के हवाले से और बाकी लॉबिंग वगैरह के हवाले से भी साथ-साथ दिया जा रहा है। और आज उन्होंने वैसे ही अनाउंस भी किया कर दिया है
के जो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्रिप्टो के हवाले से, उसका भी आज लॉस वेगस में उन्होंने बात की है। ये क्या हुआ है और इसमें एस्टेब्लिशमेंट को यानी जनरल नहीं, फील्ड मार्शल साहब को कितना फायदा हुआ है, ये जरा बताएं। देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या बचा है लूटने, खाने और मारने के लिए। आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? सारे एसेट्स तो पाकिस्तान के बेच दिए आपने, फ्रीवेज, मोटरवेज सब गिरवी रख दी हुई है आपने, कुछ है नहीं, बचा नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई नई इंडस्ट्री लगी नहीं, तो कैसे कमाएं? तो इन्होंने ये सोचा कि अब पाकिस्तान को हम हब बनाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग का, ताकि पूरी दुनिया, एशिया में सब मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के जरिए करें और उससे वो पैसे बनाएं। क्रिमिनल एक्टिविटी है बेसिकली ये। क्रिप्टो करेंसी को, वैसे तो इलीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, और बिल्कुल वो यूज भी होती है, लेकिन जो मेजर यूज होता है ना क्रिप्टो करेंसी का, 90% जो इस्तेमाल होता है दुनिया में, वो ड्रग डीलिंग के लिए होता है, वो आपकी टेररिज्म की फंडिंग के लिए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होता है, उसके अंदर इलीगल मनी किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उनको अब ये एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया उनको, फील्ड मार्शल को, उन्होंने बिलाल बिन साकिब यूके में होते हैं, उनको बुलाया। वो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी हो, और वो उन्होंने इनको अपॉइंट भी कर दिया है स्पेशल असिस्टेंट टू ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो वो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया उनको, यानी आज बुलाया, कल स्टेट मिनिस्टर बना दिया और कहा कि भाई तुम पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग का हब बना दो। तो अब ये हो रहा है, आपको मालूम है पहला काम ये किया उन्होंने कि गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट बिजली को, एनर्जी को उन्होंने एलोकेट कर दिया है सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए। अच्छा, बिटकॉइन जो है, द वे इट वर्क्स, ये कोई करेंसी फिजिकल नहीं होती, सर डिजिटल, और बाकी हमारे लोगों को पता भी होगा ये, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है माइनिंग। नहीं, इतने लोगों को नहीं पता, अभी तक नहीं लोगों को इतना पता। डिजिटल उसमें होता है, ये कॉन्सेप्ट है माइनिंग का। आप सर्वर होता है, वो डिजिटल बिटकॉइन को या डिजिटल करेंसी को माइन करते हैं, चलते रहते हैं वो सर्वर्स, और उसके अंदर वो, तो वो जो जब सर्वर माइन करते हैं ना, तो दैट बिकम्स ये वेल्थ होती है, या जो ये बिटकॉइन होती है, लाखों करोड़ों सर्वर्स दुनिया के अंदर वो बिटकॉइंस को, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग कर रहे होते हैं। और बिटकॉइन तो एक है ना, कम से कम 15 किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो ये सारे, अच्छा, आप जैसे डॉलर है, रुपया है, उसके लिए तो उसके पीछे कुछ होता है ना, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पास सर्विसेज हैं, आप उसके पीछे, आप डॉलर की वैल्यू आगे पीछे से ले जाते हैं कि भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्ट्रांग है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन इसमें ये तो खैर टेक्निकल चीजें हैं, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इसका थोड़ा सा कहने का ये है कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ नहीं होता, और लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो जरा बताएं ना, क्योंकि इसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि सारे का सारा जो सिस्टम ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बनाया हुआ था, और जिस तरीके से लॉबिंग वगैरह हो रही थी, वो सारा बैक टू स्क्वायर वन पे चला गया हुआ है, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल थ्रू हो गई भी है जनाब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, स्टीव विटकॉफ जो हैं, एक उनका बेटा भी है, अमेरिकन रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, और ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रम्प ने आते ही इनको अपॉइंट किया था मिडिल ईस्ट का एनवॉय, एडवाइजर, एनवॉय लगाया था मिडिल ईस्ट में। और इनका बेटा है जैक विटकॉफ। ये जो है वो ट्रम्प का जो बेटा है, उसके दोस्त है बहुत बड़ा। ये इसने, जैक विटकॉफ ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF की कंपनी बनाई, जो कि साइबर, इसके अंदर डील करती है, साइबर, ये बिटकॉइन में डील करती है, और ये क्रिप्टो करेंसी में डील करती है। और इस कंपनी में 60% स्टेक्स जो है किसके हैं? ट्रम्प फैमिली के हैं, ठीक है ना। तो ये उनका एक जॉइंट वेंचर है, ट्रम्प फैमिली उससे फायदा उठाती है, और ये अब सिर्फ यही, और इसमें यूएई वगैरह ने भी काफी ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर दी, वजह जी बिल्कुल इन्वेस्ट किए, इसलिए कि उनको ये लगता है कि ये तो बैठे बैठाएगा, मुफ्त का पैसा है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसहाक डार और जो उनका बेटा जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व है वहां पे। अब इससे पहले आपको एक वो नहीं आया था, अजीब सा गरीब सा आदमी आया था, वो जेंट्री बीच के नाम से, तो वो भी यही कनेक्शन था। अब ये पता चल रही है सारा का सारा, ये बहुत अरसे से खिचड़ी पक रही है ही क्रिप्टो करेंसी की खिचड़ी। और इनका आइडिया ये है कि देखे ना, पाकिस्तान में जैसे आप अगर वहां जाएं, केमन आइलैंड जाएं, वहां जाएं, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन वहां बैंक हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं वहां पे, तो लोग वहां, अब यहाँ पर बैंक शैंक तो है नहीं कोई, तो वो हबीब बैंक में, तो अब आपने उसका ऑल्टरनेटिव ये दिया है कि हम
क्रिप्टो करेंसी यहाँ माइन करेंगे, यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी में डील करें, हम एक हब बन जाएंगे दुनिया में जहां भी किसी को मनी लॉन्ड्रिंग करनी। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह है कि ये ट्रेसेबल नहीं है। आप अगर हबीब बैंक में या किसी भी बैंक में, अपने कनाडा में बैंक में अगर $5 भी रखवाएंगे तो उसकी ट्रेल ट्रेस होती है, हाँ उसको हाँ पता होता है, एफबीआई को पता होता है, पाकिस्तान में आईएसआई को पता होता है कितने पैसे बैंक में डाले, कितने पैसे आपने निकाले, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई कंट्रोल है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यही वजह है कि वो सब ये गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में सारी चीजें। इस्तेमाल होता है ये। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा आ जाएं आखिर में, जरा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी कहा है कि 5 तारीख को वो रिहा हो रहे हैं, ईद से 2 दिन पहले। इससे पहले भी हमने सुना था कि रिहा हो रहे हैं। इमरान खान का जो मैसेज आया है बाहर, वो कह रहे हैं मैं फिरौनियत और यजीदियत के सामने झुकूंगा नहीं। उधर तो कोई कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन लग नहीं रही है। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि आप हमें बताएं कि जी आपको क्या चाहिए हमारे भाई से, आपका मसला क्या है, हमारे साथ बैठें, आप पीछे से बातें कर रहे हैं, आप सामने आए। ये हो क्या रहा है और क्या रिहाई मुमकिन भी है ईद से पहले या नहीं? देखिए, खान साहब ने तो बहुत पहले कहा था और एक दफा नहीं, मुसलसल कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, कोई मेरी नेगोशिएशन नहीं हो रही, ये सब बकवास है, झूठ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि खुद पीटीआई के अंदर जो लीडरशिप में ऐसे गद्दार मौजूद हैं आपके कि चेयरमैन ये साहब भी कह रहे थे। जी चेयरमैन साहब और बहुत सारे के सारे वो इतने बड़े बड़े गद्दार हैं कि वो खान साहब की जो नैरेटिव है वो उसके खिलाफ अपना काउंटर नैरेटिव देते हैं, और जो हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है उसको वो प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन अब अच्छी चीज हुई है कि अब पीटीआई के वर्कर्स ने और लोगों ने उनकी बात पे ध्यान देना छोड़ दिया। तो अब ये बात फिर जब भी पीटीआई, अब हमारी ये बात हो चुकी है पहले कि जब भी पीटीआई कोई प्रोटेस्ट के लिए जा रही होती है, मोमेंटम गैदर हो रहा है, तो वो एक नया शोशा छोड़ देते हैं हाँ, कि बस इमरान खान रिहा होने वाला है, इमरान खान की डील हो गई है, ताकि ये उससे वर्कर्स के यार अभी तो अब क्या जाना है वहां पे, अब हाँ, क्या हाँ, अब हाँ। वो हो रही। अब ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ये बात की है ना, ये असल में पीएमएलएन के आदमी है और है रिश्तेदार इमरान खान के, लेकिन ये बहनोई उन्होंने है। बड़ी बारीक वारदात डाली है। इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। इनका बेटा भी वो जो है वो उसको भी मिलिट्री अदालत ने सज़ा सजा दी हो है। गई है। ये शर्म की बात है। आप कह रहे हैं लोगों से कि वो 5 तारीख को छूट जाएगा। सिर्फ़ उसका एक ही मकसद है, खान साहब नहीं छूटे 5 तारीख को तो आपका जो वर्कर है उसने जो उम्मीदें बना डिमोरलाइज़ हो रखी गई। हैं वो डिमोरलाइज़ हो जाएगा, हुँ। वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए ये सब ये लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और खान साहब बार-बार, अच्छा खान साहब 2 चीज़ें बार-बार कह रहे हैं। एक चीज़ तो खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। ये जो कुछ भी होगा ये स्ट्रीट पावर से होगा। पहले वो जुडिशरी कह रहे थे, अब जुडिशरी को बीच में से निकाल दिया उन्होंने। दूसरी बात ये है कि खान साहब बार-बार कह रहे हैं कि ये अमेरिका, बर्तानिया या ओवरसीज़ हमारे मसले का हल नहीं है। हुँ। हमारे मसले का हल पाकिस्तान में। हर होम दफ़ा खान ग्राउंड। साहब ने यही कहा है, बार-बार कह रहे हैं। ठीक है, हम कभी-कभी अपनी उम्मीदें बाँध लेते हैं क्योंकि हम डेस्परेशन है हमारे अंदर, लेकिन हाँ। हम कमज़ोर हैं। खान साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं और वो कह रहे हैं भाई आप अपनी उम्मीदें ट्रम्प से ना लगाएँ या किसी से ना लगाएँ, या बर्तानिया में ईयू में या किसी से। हुँ। ये जो पाकिस्तान का मसला है पाकिस्तान में हल होगा। आपने देखा साउथ अफ्रीका के अंदर इवेंचुअली जो बाहर आया मंडेला, वो हाँ, अपने मूवमेंट की प्रेशर वजह से। से आया। हुँ, वो हुँ। 26 साल रहने के बाद मूवमेंट की वजह से आया। हाँ, वो लोग किसी हाँ। ने, अमेरिका ने या बर्तानिया ने नहीं आज़ाद बहरहाल किया है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अभी अभी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपका तज़किया लेते रहेंगे और जी, देखेंगे कि क्या सूरत-हाल बनती है। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। सर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।